हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी मेंस 2025 लिखने वाले हैं। आई नो कि इस समय आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस या ऐसी बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे होंगे। रीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करके आप अगर मेंस तक पहुँचे हैं तो इसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस है जहाँ आपने बहुत मेहनत करी है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ असेंशियल एग्ज़ाम टिप्स हैं जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन चीज़ों से आप देखेंगे कि आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट कर पाएंगे। लास्ट के हमारे पास 10 डेज़ अब बचे हैं और बहुत मेहनत आपने इस समय तक कर ली है, बहुत आंसर्स आप लोगों ने इस समय तक लिख लिए होंगे, बहुत मॉक टेस्ट भी आप लोगों ने दे दिए होंगे इस समय तक। बट कुछ असेंशियल फिर भी टिप्स रहती हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट इंश्योर करने की ज़रूरत होती है, और वही टिप्स मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो ध्यान रखिएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंटर्स हैं जिनको आपको ये लास्ट 10 डेज़ के अंदर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आती है वो चीज़ होती है हमारा पेपर प्रेजेंटेशन। अभी तक जब भी आप आंसर्स लिख रहे होंगे आपने काफ़ी ज़्यादा हद तक पेपर को उसी फॉर्मेट में लिखा होगा। देखिए, हर एक स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है ना वो अलग होती है। सो हैंड राइटिंग अच्छी है तो एक आपके पास एडिशनल एडवांटेज तो है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक एवरेज हैंड राइटिंग है लेकिन आपकी जो वर्ड्स हैं, जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्लियरली एग्जामिनर या इवैल्यूएटर को समझ में आता है, तो थिंग्स विल मूव इन गुड डायरेक्शन, क्योंकि उससे एग्जामिनर को एक व्यू पॉइंट मिलता है कि जो आप लिख रहे हैं वो क्लियर और क्रिस्प है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली मैटर करती हैं। सबसे पहले कि आप जब भी अपना आंसर लिखें उसे प्रॉपर हेडिंग्स दें, ओके ना, और साथ ही साथ उन्हें सब हेडिंग्स भी दें। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई भी आंसर है, आप बॉडी में लेकर आए हैं, उसका बॉडी लिख रहे हैं उस आंसर का, तो उसमें प्रॉपरली आंसर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को डिफाइन करिए। साथ ही साथ जो भी आपके असेंशियल कीवर्ड्स हैं जो आपने आंसर्स में यूज़ करे हैं उनको अंडरलाइन करना मत भूलिए, क्योंकि अंडरलाइन करना इसलिए ज़रूरी है, आपके पास एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं है कि हम लोग कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल कर सकें। तो जो भी आपने आंसर्स लिखे उनको, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आप चाहते हैं कि इवैल्यूएटर एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े, उन कीवर्ड्स को प्रॉपरली आप अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए जिससे वो हाईलाइटेड हो जाए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स है। एग्जामिनर और इवैल्यूएटर के लिए जितना ज़्यादा आपका आंसर पढ़ना ईजी हो जाएगा उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टिप अगर हम लोग देखते हैं दैट इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे के पेपर के अंदर आपको पूरे 20 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस टाइम की साइकिल को मैनेज कर सकें। इसीलिए अभी तक भी आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे, 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स का ही आपको टाइम देना है, और जितने भी 15 मार्कर के क्वेश्चंस हैं उनको 10 से 11 मिनट्स का ही आपको टाइम देना है। ओके, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। इससे ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे स्किप करके आगे बढ़िए और इतना समय अपने पास रखिए पेपर में कि आप वापस से रीवैल्यूएट कर सकें। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले राउंड के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस आपको पता है कि येस आई कैन राइट आंसर एंड मैं इस पर एक बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर सकती हूँ। ओके, मान लीजिए आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ 12 ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट राउंड में अच्छे से क्लिक कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में अपने बचे हुए 8 क्वेश्चन को करिए। ओके, तो इस समय तक आपने मॉक टेस्ट में भी आई गेस ये प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि पेपर किसी भी स्टेज के अंदर आपका 3 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए। पेपर इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट होने चाहिए एंड जितना आपको आता है। अगर आप वर्ड लिमिट तक भी टच नहीं कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि पेपर आपका इनकम्प्लीट छूट जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल टिप इज स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर स्टूडेंट को ये बात बोलते हैं कि आपके पास एक IBC कोड होना चाहिए, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आपके पास एक प्रॉपर सेट ऑफ डेफिनेशंस होनी चाहिए, आपके पास कोटेशंस होनी चाहिए, या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर कोई स्टोरी लाइन एनेक्डोट बना हुआ होना चाहिए, या फिर कोई फैक्ट एंड फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर शुड बी प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो बॉडी है, मतलब आपका जो आंसर का बॉडी का पार्ट है, उस पर प्रॉपरली आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, एनालिटिक्स का इस्तेमाल करें, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वन जो एग्जामिनर को भी क्लैरिटी देगा और साथ ही साथ आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो बॉडी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर्स यूज़ करिए, चार्ट्स का यूज़ करिए, फ्लो डायग्राम्स का इस्तेमाल करिए।
ओके, जितना हो सके उतना ज़्यादा डेटा यूज़ करिए उसमें, है ना, एनालिटिकल पॉइंट्स उसके अंदर दीजिए। एंड जब बात आती है कंक्लूजन की, तो यू मस्ट हैव प्रैक्टिस बाय नाउ। कंक्लूजन कोशिश करिए कि या तो आपकी तरफ से वो न्यूट्रल जाए या फिर वो वे फॉरवर्ड हो, दैट इज़ समथिंग जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। बिकॉज आप जब एक सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि एक सिविल सर्वेंट का जो आउटलुक है वो बहुत ही सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो पॉजिटिव आउटलुक वाला आपका आंसर होना चाहिए, एक न्यूट्रल अप्रोच के ऊपर आपका आंसर होना चाहिए। तो हमेशा इंश्योर करिएगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है जो आप लिख रहे हैं उसमें तीनों लेयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, प्रॉपर बॉडी एंड प्रॉपर कंक्लूजन। स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस ऑन दैट। द नेक्स्ट थिंग इज डेटा। यूपीएससी इज फाउंड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स। ओके, आप जितना ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल करेंगे, कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपका आंसर सपोर्ट होगा। तो रिपोर्ट्स जैसे आती हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट हो गई, या फिर हम लोग देखें इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एनसीआरबी, ऐसी जो भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारी आती हैं, उन सभी रिपोर्ट्स का डेटा अभी तक आपने असेंबल किया भी होगा, है ना। आपके पास एक अलग से कोई नोटबुक या कोई ना कोई आपके पास एक फैक्ट फिगर फाइल होगी जिसमें आपने सारा डेटा नोट डाउन करा होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी, उसका सबका इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि यूपीएससी में आप जितना ज़्यादा फैक्चुअल कंटेंट के साथ जाएंगे, आपके स्कोरेबिलिटी, आपके मार्क्स के स्कोर होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आती है बात डायरेक्टिव वर्ड्स की। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डायरेक्टिव वर्ड्स। रीज़न, भाई आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डायरेक्टली पूछ लिया है कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करके बताना है, आपको इस क्वेश्चन पे मुझे डिस्कस के अकॉर्डिंगली बताना है, या फिर इस क्वेश्चन पे आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है। तो वो जो प्रॉपर डायरेक्टिव हैं उनको समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव्स को प्रॉपरली समझिए, डायरेक्टिव्स को अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इसलिए हर क्वेश्चन को पहले आराम से 1 से 2 बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसकी डिमांड को समझना है और उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग को शुरू करना है, एकदम से रश नहीं करना है। सो डायरेक्टिव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छे से सोचकर समझने के बाद ही अपना आंसर स्टार्ट करना है आपको। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंटरलिंक योर नॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी एक पेपर, मान लीजिए कि आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का आंसर लिख रहे हैं, लेकिन आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पेपर 3 के साथ, या गवर्नेंस के सेक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं एथिक्स इंटीग्रिटी के साथ। दैट इज़ समथिंग जो इंटरलिंकेज है। आपके पास इतनी वास्ट नॉलेज है, आपने जीएस में इतना कुछ वाइड पढ़ लिया है कि अब आपके पास एक लार्ज नॉलेज बेस है। उस नॉलेज बेस को ध्यान में रखते हुए हमेशा उसको क्या करेंगे, आप इंटरलिंक करेंगे चीज़ों को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस बात को समझिएगा, बिकॉज अभी मेंस के अंदर आपकी नॉलेज की टेस्टिंग है, आप क्या चीज़ वहाँ पे डिलीवर करने वाले उसकी टेस्टिंग है। इसलिए हर एक सेक्शन को ध्यान रखिएगा कि आप इंटरलिंकेज बनाए। समटाइम्स पीपल स्टूडेंट्स कम अप एंड दे से कि हम तो जीएस पेपर 3 का आंसर लिख रहे हैं, हम वहीं तक सीमित रहेंगे। नहीं, अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो आपका रेलिवेंट डेटा है, जो जीएस पेपर 2 से या एसए के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, डू इट। बिकॉज आपकी नॉलेज जो है, जो इतनी डाइवर्स नॉलेज है, उसे इंटरलिंक करना आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर थिंग इज़ कीप योर माइंड एंड बॉडी काम। अभी तक जितनी पढ़ाई करनी थी आपने सब करा, जितनी प्रैक्टिस करनी थी आपने सब करा, आपने PYQ सॉल्व करे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करा, पढ़ा, प्रैक्टिस करी। अब इस समय अपनी माइंड और बॉडी को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न उसके पीछे, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अभी तक सारी मेहनत हम कर चुके हैं। इस समय हमारा काम माइंड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा थ्रूपुट होगा, उतना ज़्यादा हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड बॉडी को भी अपने रिलैक्स रखिएगा प्रॉपरली। इस समय 6 to 8 आवर्स की स्लीप, या जो भी आपकी स्लीप साइकिल है, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल कि हर बच्चे को इतनी स्लीप चाहिए होगी। आपकी बॉडी क्लॉक जैसे भी मैनेज्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसे आइडेंटिफाई करिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इस समय अब बिल्कुल भी बाहर का कोई मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई भी डर्टी वाटर कंज्यूम करें। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड विद अ गुड वाटर, क्लीन वाटर। बाहर का खाना मत खाइएगा, अवॉइड करिएगा जितना पॉसिबल है। एंड अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिएगा और पानी अच्छे से पीजिएगा, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। और बॉडी हेल्दी होगी तो माइंड ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। एंड द लास्ट थिंग इज स्टे पॉजिटिव। जितनी मेहनत करनी थी आपने अभी तक कर ली है, आपने अपना 100% इस एग्जामिनेशन में दे दिया है। नाउ द पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी पॉजिटिव। यू आर ऑलरेडी देयर इन द गेम, यू हैव ऑलरेडी प्रेस द पैडल, एंड नाउ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से काम रहकर, पॉजिटिव रहकर अपनी पूरी की पूरी जो जर्नी है, मेंस के जितने एग्जामिनेशन है, आप जितने पेपर्स देने वाले हैं अभी 9 पेपर्स, उनको बहुत ही काम पॉजिटिव माइंड से देना है। सबसे इंपॉर्टेंटली इस माइंडसेट के साथ मत जाइएगा कि अगर मेरा एक पेपर खराब हो गया है तो मेरा दूसरा पेपर भी खराब होगा। इट हैपन्स समटाइम। हर पेपर को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह आपको लेना है। अगर जीएस पेपर 1
अच्छा गया है, पेपर 2 अच्छा नहीं गया, इट्स ओके। हो सकता है पेपर 3 एंड 4 आपका बहुत अच्छा जाए, क्योंकि स्कोर तो क्यूमुलेटिव है ना, आपका सब कुछ 9 पेपर्स का एवरेज होकर आपके पास स्कोर आने वाला है। सो डू नॉट वरी, हर पेपर को आपको एक फ्रेश स्टार्ट देना है, गॉट इट। एंड कोई भी बर्डन्स लेके नहीं चलने हैं, और जो आपके पास गैप्स है ना 2 पेपर्स के बीच में, जो आपके पास गैप रहता है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करिए। इधर उधर की गॉसिप नहीं, किसका पेपर कैसा हुआ, ये सब चीज़ें आप अपने 9 पेपर्स के स्केड्यूल को कंप्लीट होने के बाद भी पता कर सकते हैं। तो हर बार ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, कोई भी लोग जो आपको नेगेटिव फीड देते हैं, नेगेटिव इस समय कर सकते हैं, उनसे दूर रहिए। बी पॉजिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ असेंशियल एग्जामिनेशन की आपकी टिप्स हैं जो लास्ट 10 डेज़ में अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होंगी, बहुत ज़्यादा आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं, मीन्स में आपको बोनस की तरह ये काम कर सकते हैं। सो अपना 100% दीजिए, अपना बेस्ट देकर आइए। यू आर ऑलरेडी देयर इन द गेम एंड जस्ट गिव योर 100%। अब इस समय ज़्यादा सोचने का समय नहीं है, बस एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो आपको अपना 100% यहाँ पे देना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2025। आई होप एंड आई विश कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, जिन लोगों ने मेहनत करी है इस एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे स्कोर के साथ इस मेंस को क्लियर करें। थैंक यू सो मच।